हेलो गाइस, सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और सभी अच्छे से कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए हम देख रहे हैं आपके लिए जनरल साइंस के प्रश्नों की सीरीज। यह सीरीज गाइस 2 से 2,500 क्वेश्चन की सीरीज होगी, जिसमें हम रोज़ाना या हर वीडियो में 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। 100 प्रश्नों की यह सीरीज होगी। ये रैंडम क्वेश्चंस होंगे साइंस के, जिसमें सभी आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जीव विज्ञान से शुरुआत करते हैं, बायोलॉजी के क्वेश्चन से। जीव विज्ञान बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। जूलॉजी जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, दोनों का ही जो जनक है ये अरस्तु है, महान वैज्ञानिक अरस्तु। वनस्पति विज्ञान बॉटनी का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। चिकित्सा विज्ञान के पिता, चिकित्सा विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की खोज सन 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। रॉबर्ट हुक के द्वारा सन 1665 में कोशिका की खोज की गई थी। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, जिससे कोशिका से मिलकर उत्तक बने होते हैं, उत्तक से मिलकर अंग बने होते हैं और अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं, अंग तंत्र मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। सबसे बड़ा बीज लेडोसिया का होता है, सबसे बड़ा बीज लेडोसिया का होता है। इसका सामान्य नाम डबल कोकोनट है। इसका साइंटिफिक नेम लेडोसिया मालदिविका है। सबसे छोटा अनावर्त बीजी पादप जेमिया पिग्मिया का है। केंद्रक की खोज, जो हमारी कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, उसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ये चित्र में आप केंद्रक का चित्र आप देख सकते हो। ये कोशिका के सेंटर में पाया जाता है केंद्रक, और यह केंद्रक कोशिका की सभी कार्यों पर नियंत्रण रखता है। यह कोशिका का प्रबंधक कहलाता है, सेल मैनेजर कहलाता है। मनुष्य, अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। यकृत ग्रंथि मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह हमारे शरीर में वक्ष गुहा के नीचे जो उदर गुहा पाई जाती है, उदर गुहा में दाहिनी साइड ऊपर की ओर पाया जाता है। इसके अंदर पित्त की थैली पाई जाती है। ये पित्त रस का यहाँ पर स्राव भी होता है, एकत्रित होता है। मनुष्य में किडनी की संख्या 2 होती है। ये आपके सामने ये चित्र में मनुष्य के में सेम के बीज के आकार की 2 किडनियाँ होती हैं, यानी एक जोड़ी किडनी पाई जाती है। इस किडनी के ऊपर ही अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है, एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है। 24 घंटे में मनुष्य लगभग 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की होती है। सबसे जो छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की होती है। माइकोप्लाज्मा, यहाँ पर सामने माइकोप्लाज्मा का चित्र है। माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का जोकर भी कहा जाता है। कोशिका का कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, इसे कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही श्वसन क्रिया होती है। श्वसन से मतलब है यहाँ पर भोजन का अपघटन होता है, यानी ग्लूकोज भोजन का जो सबसे छोटा कण होता है, भोजन के पाचन के पश्चात ग्लूकोज रक्त के साथ में कोशिका तक पहुँच जाता है और कोशिका के अंदर ग्लाइकोलाइसिस चक्कर चलता है कोशिका द्रव में, और उसके बाद में पायरुविक अम्ल बनता है। पायरुविक अम्ल का गठन इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और यहाँ पर हमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण से हमें ऊर्जा मिलती है, जो एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संचित रहती है।
सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की होती है। सबसे बड़ी जो कोशिका होती है शुतुरमुर्ग, ये इसका साइंटिफिक नेम ऑस्ट्रिच पक्षी के अंडे की होती है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एम क्रिक नाम है वैज्ञानिक ने दिया था। ये डबल हेलिक्स मॉडल है डीएनए का, ये आपके सामने डीएनए का मॉडल है। इसका जो मॉडल दिया गया है, इसकी संरचना डीएनए की संरचना का डबल हेलिक्स यानी द्विरज्जु की संरचना का जो मॉडल दिया है वो वाटसन एम क्रिक ने दिया है। प्रारूप जो दिया है वाटसन एम क्रिक ने दिया गया है द्विरज्जु की संरचना का डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का। पत्तियों का रंग पीला होने का कारण क्या है? उसमें कैरोटीन वर्णक के कारण एक कैरोटीन वर्णक का निर्माण हो जाता है जिससे पत्तियों का रंग पीला हो जाता है। फलों के छिलके एवं फूलों में वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं। जो फल हैं उनके छिलके, फूल में जो लवक हैं वो वर्णी लवक पाए जाते हैं। वर्णी लवक वो लवक होते हैं जो वर्ण प्रदान करते हैं। वर्ण मतलब रंग प्रदान करते हैं। रंग प्रदान करने वाले जो लवक हैं वो वर्णी लवक कहलाते हैं, क्रोमोप्लास्ट कहलाते हैं। जैसे हरा रंग प्रदान हरित लवक करता है, कैरोटीन पीला रंग प्रदान करता है, ज़ैंथोफिल लाल पीला रंग प्रदान करता है, लाल नारंगी रंग प्रदान करता है। लाइसोसोम ये कोशिका का कोशिकांग है। लाइसोसोम ये है कोशिका की आत्मघाती थैली कहलाती है। सुसाइडल बैग, इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, जल अपघटनी एंजाइम्स पाए जाते हैं। यदि कोशिका के और अंग काम नहीं कर रहे हैं कोशिका, तो फिर यह लाइसोसोम की जो थैली है, ये लाइसोसोम अंग है, ये फट जाता है। इसके अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, जल अपघटनी एंजाइम्स हैं, वो सभी इस पूरी कोशिका को नष्ट कर देते हैं, इसलिए इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। इसे कोशिका का एटम बम भी कहा जाता है। राइबोसोम्स ये कोशिका के कोशिकांग है। राइबोसोम्स आरएनए एवं प्रोटीन्स के बने होते हैं। राइबोसोम्स आरएनए और प्रोटीन्स के बने होते हैं। शरीर में रक्त पंप करने वाला अंग होता है हृदय, हार्ट हमारे शरीर में रक्त का पंप करता है। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं? मानव शरीर में 206 अस्थियाँ होती हैं। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती हैं। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी हमारे शरीर की यानी मानव के शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी होती है वह होती है स्टेपीज। ये कान में पाई जाती है। हमारे कान में 3 प्रकार की हड्डी पाई जाती है, इनकस, मैलियस और स्टेपीज। दोनों ही कान में, एक कान में 3, दोनों कानों में 6 हड्डियाँ पाई जाती हैं। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। इनकस, मैलियस और स्टेपीज 3 हड्डियाँ इसमें पाई जाती हैं। हार्मोन का कार्य, हमारे शरीर में जो ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, हार्मोन कार्य सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं पर नियंत्रण करना होता है। एक मनुष्य के शरीर में लगभग कितना रक्त होता है? 5 से 6 लीटर रक्त रहता है। मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त रहता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में, हमारे शरीर में जो रक्त है हमारे कुल वजन का 7% रहता है। कुल वजन का 7% रहता है, यानी कि किसी मानव का वजन 80 किलो है तो 7% उसका हो गया 8 7 56 यानी 5.6 लीटर। और यदि 70 किलो है तो वह लगभग 5 लीटर हो गया। यदि 60 किलो है तो 6 7 42 4.2 लीटर हो गया है ऐसे। यदि 50 किलो वजन है तो 50 का 7% निकाल लो, 7 पंजे 35, 3.5 लीटर होता है। पीयूष ग्रंथि पिट्यूटराइन ग्रंथि भी कहा जाता है। इसके द्वारा पिट्यूटराइन हार्मोन स्रावित किया जाता है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को भी मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यह सभी अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है, लेकिन पीयूष ग्रंथि के ऊपर जो नियंत्रण रखती है वह होती है हाइपोथैलेमस। इसे मास्टर ऑफ द मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ द मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि मास्टर ग्रंथि अन्य सभी ग्रंथियों पर यानी पीयूष ग्रंथि अन्य सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है, जबकि पीयूष ग्रंथि यानी मास्टर ग्रंथि पर जो नियंत्रण रखती है उसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। सुपर कमांडर भी कहते हैं, उसे मास्टर ऑफ द मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं।
हमारे शरीर में रक्तचाप का जो नियंत्रण करता है वह मेडुला ग्रंथि कहते हैं, यह मस्तिष्क का भाग होती है मेडुला ग्रंथि। इंसुलिन हार्मोन का स्राव, इंसुलिन हार्मोन का स्राव अग्नाशय से होता है। इंसुलिन हार्मोन का स्राव अग्नाशय से होता है। अग्नाशय हमारे शरीर की मिश्रित ग्रंथि होती है। अग्नाशय हमारे शरीर की मिक्स्ड ग्लैंड्स है। ये आपके सामने चित्र में यहाँ पर अग्नाशय ग्रंथि जो आपको दिखाई दे रही है, यह मिश्रित ग्रंथि होती है। यह बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ही तरीके से कार्य करती है। बहिस्राव के रूप में यह इंसुलिन बहिस्राव के रूप में यह अग्नाशय रस, बहिस्राव के रूप में यह अग्नाशय रस तथा अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में यह है इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकागोन हार्मोन का स्रावन करती है। अग्नाशय रस में पाचक रस पाए जाते हैं जो हमारे छोटी आंत में अग्नाशय से जो नलिका जुड़ी होती है छोटी आंत से, उसमें छोड़े जाते हैं अग्नाशय वाहिनी के द्वारा। छोटी आंत में यानी ग्रहणी में उनको छोड़े जाते हैं और इससे पाचन में सहायक होती है। लेकिन अंतःस्रावी के रूप में जो कार्य करते हैं इसमें इंसुलिन हार्मोन व ग्लूकागोन हार्मोन का स्रावन करते हैं। इंसुलिन हार्मोन की कमी यदि हो जाए तो हमारे शरीर में मधुमेह रोग हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर में जो शर्करा होती है, ग्लूकोज होती है, उसको ग्लाइकोजन में बदलता है, जबकि ग्लूकागोन ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदलता है। इस प्रकार यह हार्मोन्स हमारे शरीर में शर्करा का नियंत्रण रखते हैं। रक्त में लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी गोलाकार, केंद्रक रहित और हीमोग्लोबिन युक्त होती हैं। गोलाकार, केंद्रक रहित और हीमोग्लोबिन युक्त कण होते हैं आरबीसी। राइबोसोम ये आपके सामने राइबोसोम्स हैं और राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम्स जो कोशिका के कोशिकांग है, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन संश्लेषण में का कार्य करते हैं। राइबोसोम से कोशिका में अंतःप्रद्रव्य जालिका की सतह पर भी चिपके हुए रहते हैं, तो जिससे अंतःप्रद्रव्य जालिका खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका कहलाती है। जिस अंतःप्रद्रव्य जालिका ऊपर नहीं पाई जाती है वो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका कहलाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम 17 इस प्रकार के पाए जाते हैं, जब यूकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम 80 इस प्रकार के पाए जाते हैं। केंद्रक जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक में गुणसूत्र डीएनए तथा प्रोटीन्स के बने होते हैं। केंद्रक में जो गुणसूत्र होते हैं वो डीएनए तथा प्रोटीन्स के बने होते हैं। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, इनका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कुल 46 गुणसूत्र, 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 होती है। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? आरबीसी का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन और CO2 का संवहन करना। संवहन मतलब आरबीसी है जो ऑक्सीजन को अपने ऊपर लद कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, ऑक्सीजन का संवहन करती है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इनका निर्माण जो हमारे रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो कणिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि जो रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं, इनका निर्माण अस्थि मज्जा के अंदर होता है। बोन मैरो, अस्थि मज्जा बोन मैरो अंग्रेजी में कहा जाता है। बोन मैरो मतलब बोन के मध्य का भाग, अस्थि मज्जा अस्थि के मध्य का भाग ये है, बोन मैरो है। बोन मैरो में विभिन्न प्रकार की जो कोशिकाएं हैं, ये बड़ा चित्र आपको दिखाई दे रहा है। विभिन्न प्रकार की जो कोशिकाएं हैं, इनसे डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। शरीर की वृद्धि एवं उपापचय की गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन हार्मोन, हमारे शरीर की वृद्धि एवं उपापचय की गति को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन है वो थायरॉक्सिन हार्मोन है। यह थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है, जो हमारे गले में पाई जाती है। यदि आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर की जो थायराइड ग्रंथि है उसमें सूजन आ जाता है। इसे गलगंड रोग, गोइटर रोग भी कहा जाता है। ऐसा पुष्पीय पौधा जिसका बीज फल में नहीं ढका रहता है अनावर्त बीजी कहलाता है। यानी कि
ऐसा पुष्पीय पौधा जिसके बीज के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता वह अनावर्त बीजी पादप कहलाता है, वह अनावर्त बीजी कहलाता है। साग सब्जी के अध्ययन को ओलेरिकल्चर कहा जाता है। साग सब्जी का जो अध्ययन होता है उसे ओलेरिकल्चर कहा जाता है। डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए एक प्रकार का क्या होता है? डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। कोशिका विभाजन से जीव में प्रजनन एवं वृद्धि होती है। कोशिका जो विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, तो उससे जीवों में प्रजनन होता है और वृद्धि होती है। अब जो जनन कोशिका होती हैं उनसे प्रजनन और जो वृद्धि होती है, समसूत्री विभाजन जिससे होता है उसे हमारे शरीर में वृद्धि होती है। कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन पाया जाता है, जबकि जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। प्लीहा स्प्लेन, ये प्लीहा स्प्लेन, इसको प्लीहा को ब्लड बैंक यानी रक्त बैंक भी कहा जाता है, ब्लड बैंक कहा जाता है। प्लीहा हमारे शरीर का रक्त बैंक होता है, ब्लड बैंक होता है। ये स्प्लेन आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ये स्प्लेन है। यह आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहलाता है। टमाटर का रंग पकने पर लाल हो जाता है, किस कारण से? लाइकोपिन वर्णक के कारण। लाइकोपिन वर्णक टमाटर का रंग लाल कर देता है, लाइकोपिन वर्णक इसमें पाया जाता है। और जब टमाटर हरे रंग का होता है तो उस समय लाइकोपिन नहीं पाया जाता, उस समय हरित लवक पाया जाता है जो हरे रंग प्रदान करता है। समसूत्री विभाजन के कारण जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है। अभी हमने पढ़ा था समसूत्री विभाजन के कारण जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है, यानी शरीर की वृद्धि होती है, विकास होता है। समसूत्री विभाजन जो हमारी कायिक कोशिकाएं हैं, वो कायिक कोशिकाएं में विभाजन होगा और एक कोशिका से दो कोशिका बनेंगे अपने समान। गुणसूत्रों की संख्या उनमें समान रहती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, जनन कोशिका होती हैं। श्वेत रक्त कणिका WBC का मुख्य कार्य क्या है? बाहर से आए हुए रोगाणुओं का हनन करना, यानी बाहर से आए हुए रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य WBC करती है। हमें यह प्रतिरक्षा प्रदान करती है, रोगों से लड़ने की क्षमता इसमें हमें प्रदान करती है। ये दो प्रकार की होती हैं, एक तो कणिकाणु, एक एकणिकाणु। कणिकाणु फॉर ग्रेन्युलोसाइट्स, ये तीन प्रकार की कोशिका, इओसिनोफिल, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। जबकि एकणिकाणु यानी एग्रेन्युलोसाइट्स मोनोसाइट और लिम्फोसाइट होती है। मोनोसाइट सबसे बड़ी कोशिका होती है WBC की। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। संसार का जो सबसे बड़ा पक्षी होता है वो शुतुरमुर्ग होता है। WBC का जीवन, ये शुतुरमुर्ग का चित्र आप देख सकते हो, यहाँ पर ये शुतुरमुर्ग है। संसार के ये सबसे बड़े पक्षी हैं, ये बहुत तेज दौड़ते हैं। ऑस्ट्रिच बनाम WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है, जबकि RBC का लगभग 120 दिन के बराबर होता है। शरीर के सबसे कठोर तत्व यानी सबसे कठोर जो पदार्थ है शरीर में वो कहाँ पर पाया जाता है? दांतों के ऊपर पाया जाता है। हमारे दांत जो है उनके ऊपर सबसे कठोर पदार्थ पाया जाता है, जैसे एनामिल कहते हैं, जैसे एनामिल कहते हैं। कोशिका जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। जीवन पूर्व जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, जिससे कोशिका से मिलकर उत्तक बनता है, उत्तक से मिलकर अंग बनते हैं, अंग से अंगतंत्र से शरीर का निर्माण होता है। यानी कुल मिला के कोशिकाओं से हमारे शरीर का निर्माण होता है। मनुष्य के हृदय की धड़कन की गति 72 बार प्रति मिनट होती है, यानी प्रति मिनट 72 होती है हार्ट रेट। कोशिका को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट कर देखा जाता है। पहला कोशिका सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका द्रव, तीसरा केंद्रक। कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म के अंदर विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे कोशिका के अंग होते हैं, जिन्हें सेल ऑर्गन या कोशिकांग कहा जाता है, और सेंटर में जो पाया जाने वाला है वो केंद्रक कहलाता है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठीय होता है? मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होता है, जिसमें 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। ये एट्रियम है, ये बायां है, ये दायां आलिंद है, ये नीले है, ये दायां नीले है, ये बायां नीला है, ये दायां आलिंद है, ये बायां
आ लेता है। मानव शरीर में करीब 5,000 अरब कोशिकाएं होती हैं। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का 7% होती है। मनुष्य के शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है वो शरीर के बाहर का लगभग 7% होती है। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर को प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। और प्रोटीन हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट समाप्त हो जाने पर प्रोटीन से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। लेकिन प्रोटीन है जो हमारे शरीर में हमारे शरीर का निर्माण करती है, बॉडी बिल्डर कहा जाता है। प्रोटीन बॉडी बिल्डर कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में लगभग 65 से 70% जल होता है। गुणसूत्र की खोज किसने की? वाल्डेयर ने की। गुणसूत्र की जो खोज की क्रोमोसोम्स की वो वाल्डेयर ने की। जीन शब्द जॉनसन ने दिया। देखो गुणसूत्र या आनुवंशिकी पदार्थ हैं, गुणसूत्र आनुवंशिक पदार्थ हैं, डीएनए भी आनुवंशिक पदार्थ, लेकिन जो आनुवंशिक की इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, वो जीन होती है। और जीन शब्द जॉनसन ने दिया था। एक बार रक्त संचरण पूरे शरीर में एक बार रक्त संचरण होने में 23 सेकंड का समय लगता है। यानी कि हमारे शरीर में रक्त को एक चक्कर लगाने में पूरा 23 सेकंड लगता है। कुल मिला के कुल कितना लगता है? 23 सेकंड लगता है। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन कोशिका होती है। तंत्रिका न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन अंग्रेजी में कहेंगे। यहाँ आपके सामने तंत्रिका कोशिका है, न्यूरॉन्स है। इसका मुख्य ये सेल बॉडी है, ये इसका काय भाग है, ये इसके डेंड्रोइड्स हैं, दुर्मार्ग कहते हैं। इसका पुच्छ भाग होता है, ये तंत्रिकाक्ष होता है, एक्सोन्स होता है, और यहाँ पर सिनेप्स होते हैं। गाइस एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चंस। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है? आरएनए का प्रमुख कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। आरएनए का प्रमुख कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। रक्त की खोज सन 1901 में लैंड स्टीनर के द्वारा की गई थी। रक्त समूह की खोज, रक्त की नहीं, रक्त समूह की, ब्लड ग्रुप की खोज 1901 में लैंड स्टीनर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के लिंग निर्धारण में पुरुषों के जो गुणसूत्र हैं उन पर निर्भर होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण में पुरुषों के गुणसूत्रों पर निर्भर किया जाता है कि लिंग निर्धारण में किस किस प्रकार के लिंग का निर्धारण हुआ है। मेल या फीमेल लिंग का निर्धारण हुआ है, ना कि स्त्रियों के क्रोमोसोम पर निर्भर होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन लिंग निर्धारण में XY गुणसूत्र जो है उन पर निर्भर होता है। मनुष्य पुरुषों के XY गुणसूत्रों। थायरॉक्सिन हार्मोन, इसमें आयोडीन तत्व पाया जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन इसलिए कहा जाता है कि आयोडीन युक्त नमक खाया जाना चाहिए, जिससे थायरॉक्सिन हार्मोन के उत्पादन होता रहे और थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे शरीर की जो पाचन क्रिया पर नियंत्रण रखता है। डीएनए से आरएनए बनने की विधि, डीएनए से आरएनए के बनने की विधि ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। डीएनए से आरएनए बनने की विधि ट्रांसक्रिप्शन, हिंदी में अनुलेखन कहा जाता है। डीएनए से आरएनए, ये डीएनए है, ये मान लीजिए आपके सामने ये डीएनए है। ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, द्विरज्जुक होता है। लेकिन अब ये जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ये बीच में से खुलेगा और यहाँ से खुलेगा तो इसके ऊपर जो कोडॉन्स हैं, जो सूचना निहित है, वो इसके पूरक रज्जु का निर्माण होगा। यहाँ से पूरक रज्जु का निर्माण हुआ है, यानी एक रज्जु, यहाँ 2 रज्जु थे, अब एक रज्जु का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर जो एक रज्जु का निर्माण हुआ है यह आरएनए है। ये विधि जो कहलाती है डीएनए से आरएनए बनी ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। और आरएनए से, इस आरएनए से जो प्रोटीन का निर्माण होता है, जो राइबोसोम्स की सहायता से किया जाता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, उसे कहते हैं ट्रांसलेशन, अनुवादन। आरएनए से प्रोटीन का निर्माण ट्रांसलेशन कहलाता है। डीएनए से डीएनए का बनना डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन कहलाता है।
जबकि आरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। यह कोशिका का सेंट्रल डोगमा सिद्धांत होता है, जिसमें इस प्रकार की विधि होती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। मनुष्य में 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं, ए बी, ए बी, ओ रक्त समूह, जिसमें ओ रक्त समूह सर्वदाता होता है, जबकि ए बी रक्त समूह सर्वग्राही होता है। केल्विन में, यानी तापमान की जो इकाई है फ़ारेनहाइट है, केल्विन है और डिग्री सेल्सियस है। तो केल्विन में मानव शरीर का तापमान होता है 310 केल्विन। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनावर्त बीजी पौधा वह पौधा होता है जिसके बीज में आवरण या कवच नहीं पाया जाता है। यानी कि अनावर्त बीजी पौधा, यानी कि ये आवर्त यानी बीज ढका हुआ नहीं रहता है, बीज ढका हुआ नहीं रहता है आवरण से, तो वह अनावर्त बीजी पौधा कहलाता है, अनावर्त बीजी पादप कहलाता है। इसके बीज के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता है, और जिसके बीज के ऊपर आवरण पाया जाता है आवर्त बीजी पौधा कहलाता है। यानी जिनके बीज में आवरण पाया जाता है वह आवर्त बीजी कहलाता है। ये बीज नहीं है, बीज होता है। रक्त समूह ए बी सर्वग्राही होता है, यूनिवर्सल ब्लड रेसिपिएंट होता है। ए बी सर्वग्राही होता है। अल्प एवं असंतुलित भोजन से कुपोषण होता है। हमारे शरीर में यदि असंतुलित भोजन होगा तो उससे हम कुपोषित हो जाएंगे, अल्प से कुपोषित हो जाएंगे और फिर बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। बच्चों में कुपोषण से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कमी से, प्रोटीन की कमी से मैरास्मस और क्वास्टियोर रोग हो जाते हैं। मानव शरीर में 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। जब हमारे शरीर में प्रोटीन्स का निर्माण होता है तो 20 प्रकार के एमिनो अम्लों से हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण होता है। कुल मिलाकर 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। सरीसृपों का अध्ययन अर्पेटोलॉजी कहलाता है। सरीसृप जो रेप्टाइल्स हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है वैसे अर्पेटोलॉजी कहलाते हैं। दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम मिलता है। दूध को संपूर्ण भोजन भी कहा जाता है, कंप्लीट फूड कहा जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब पारे पर 120/80 mmHg होता है। हमारे शरीर का रक्त दाब होता है 120/80 mmHg होता है। इसे रक्त चापमापी यंत्र के द्वारा मापा जाता है। स्पाइक गैमा मैनोमीटर भी इसे कहा जाता है। सबसे बड़ा आवर्तबीजी पादप यूकलिप्टिस होता है। सबसे बड़ा आवर्तबीजी पादप होता है वो यूकलिप्टिस होता है। ध्यान रहे, सबसे बड़ा आवर्तबीजी पादप यूकलिप्टिस होता है। रेलवे जैसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, एसएससी में भी। शैवालों में कार्बोहाइड्रेट या कार्बनिक पदार्थ, विटामिन आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सबसे छोटा आवर्तबीजी पादप, सबसे छोटा आवर्तबीजी जो पादप होता है लेमना होता है। सबसे छोटा जो पुष्प होता है वो वुल्फिया का होता है। सबसे जो बड़ा पुष्प होता है वो रैपलीसिया का होता है। सबसे बड़ा पुष्प रैपलीसिया का होता है। सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया रीजिया की होती है। सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया रीजिया की होती है। सबसे छोटा बीज ऑर्किड का होता है। सबसे छोटा बीज ऑर्किड का होता है। श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। श्वसन में क्या होता है? शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। शर्करा पर ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। गाइस हमने ऊपर पहले बताया था कि श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका के अंदर जो कोशिकाएं हैं माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ पर श्वसन होगा और वहाँ पर क्या होगा? ये शर्करा का ऑक्सीकरण होगा। शर्करा का ऑक्सीकरण होगा तो बदले में ऊर्जा निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ऊर्जा हमें एटीपी के रूप में संचित रहती है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसे ऊर्जा की मुद्रा भी कहा जाता है। एटीपी को ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम होता है। मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियंत्रण कौन से तंत्र के द्वारा किया जाता है? तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है। तंत्रिका तंत्र के द्वारा हमारे शरीर में होने वाली जो क्रियाएं हैं, हमारे शरीर का जो नियंत्रण, नियमन और समन्वय, अंगों के बीच में समन्वय स्थापित करने का कार्य तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है। प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में भी होता है लेकिन अमाशय से शुरू होता है। जो दुग्ध प्रोटीन होती है या बच्चों में दूध पीने वाले जो बच्चे होते हैं उनमें केसिन प्रोटीन होता है, उसका पाचन अमाशय में होता है। तो प्रोटीन का पाचन अमाशय से शुरू हो जाता है, छोटे आंत में होता है। पाचन क्रिया का जो प्रारंभ है, वैसे पाचन क्रिया का जो प्रारंभ है वो मुख से प्रारंभ हो जाता है।
मुख में जो लाल पाई जाती है उसमें एमाइलेज को टाइलिन भी कहते हैं। टाइलिन एंजाइम एमाइलेज एंजाइम पाई जाती है, स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। और उसके बाद में फिर अमावस्या में पाचन होता है प्रोटीन का, फिर छोटी आंत में पाचन होता है, फिर बाद में अवशोषण होता है, पचित भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण मनुष्य के रक्त का रंग लाल हो जाता है। हीमोग्लोबिन वर्णक, इसे HB कहते हैं शॉर्ट में। हीमोग्लोबिन वर्णक के अंदर लोहा पाया जाता है, आयरन तत्व पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन में तो लोहे की कमी हमारे शरीर में हो जाती है, तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। अर्धसूत्री विभाजन से जो कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है उससे हमारे शरीर कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या भी क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो यदि किसी कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुआ, उससे बनने वाली जो कोशिकाएं हैं गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, जबकि समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से केवल और केवल 2 कोशिका बनती हैं, और दोनों कोशिका मात्र कोशिका यानी जनन इस कोशिका के समान ही होती हैं। जो जनन कोशिका होती है, जननी कोशिका यानी मात्र कोशिका के समान ही पुत्री कोशिका होती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में मात्र कोशिका समान नहीं होती, इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी से हाइपोक्सिया नामक रोग हो जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की कमी से हाइपोक्सिया नामक रोग हो जाता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या कहलाती है, तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन्स कहलाती है। तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन को तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की इकाई तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका से मिलकर या न्यूरॉन से मिलकर तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम का निर्माण होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, यह भी न्यूरॉन कोशिका ही होती है, तंत्रिका कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी होती है शुक्राणु कोशिका होती है, जनन कोशिका होती है, गुणसूत्रों की संख्या आदि होती है। अर्धसूत्री विभाजन के बाद में इसका निर्माण होता है। स्पर्म जो होते हैं शुक्राणु, ये मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है, स्पर्म सेल्स। यीस्ट का प्रयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है। यीस्ट का प्रयोग डबल रोटी, ब्रेड इत्यादि बनाने में किया जाता है। मनुष्य के शरीर में बाल्यावस्था में लगभग 300 हड्डी पाई जाती है। मनुष्य की जो बाल्यावस्था होती है नवजात शिशु में, उसमें लगभग 300 हड्डियाँ पाई जाती हैं। वयस्क में 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। वयस्क पुरुष में 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ये हड्डियाँ जैसे जैसे बालक बड़ा होता है हड्डियाँ जुड़ती जाती हैं, और 206 हड्डियाँ वयस्क में पाई जाती हैं। मनुष्य की पसलियों की संख्या 24 होती है, 12 जोड़ी में देखिए 12 जोड़ी। एंटीजन लाल रुधिर कणिकाओं पर पाया जाता है। जो एंटीजन होता है, एक तो होती है एंटीबॉडी और एक होता है एंटीजन। एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है, जबकि एंटीजन लाल रुधिर कणिकाओं पर पाया जाता है, लाल रुधिर कणिकाओं सतह पर पाया जाता है। और एंटीजन के आधार पर ही, एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर ही रक्त समूह का निर्धारण किया जाता है। एंटीजन ए, यदि आरबीसी के ऊपर, लाल रुधिर कणिकाओं के ऊपर, आरबीसी की सतह के ऊपर यदि एंटीजन ए पाया जा रहा है तो रक्त समूह ए होगा। यदि एंटीजन बी पाया जा रहा है तो रक्त समूह बी होगा। और यदि एंटीजन ए भी पाया जा रहा है तो रक्त समूह ए भी होगा। और यदि कोई भी एंटीजन नहीं पाया जा रहा है इसकी सतह पर तो वह रक्त समूह ओ रक्त समूह होता है। कलर ब्लाइंडनेस, रंग वर्णांधता, मनुष्य में यह कलर ब्लाइंडनेस होने से मनुष्य लाल व हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है, या लाल व हरे रंग में अंतर भी नहीं कर पाता है। लाल है कि ये रंग लाल है कि हरा है, उन्हें पहचान नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स रोग HIV वायरस से होता है। जो एड्स रोग होता है वो HIV वायरस से होता है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, और ह्यूमन इम्यूनो वायरस HIV वायरस से यह रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है। हीमोफीलिया रोग से रक्त का थक्का नहीं बनता है, साई रोग कहलाता है, इसे ब्लीडर्स रोग भी होते हैं। हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो यह आनुवंशिक रोग होता है। तो गाइज आज इतना ही। कैसी लगी आपको हमारी यह प्रश्नों की सीरीज, आप ज़रूर कमेंट करके बताना। यदि आपको यह सीरीज अच्छी लगी हो तो हम इसे कंटिन्यू रखेंगे।
लगभग 2 से 2,500 जनरल साइंस के ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर हम वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आप हमें कमेंट करके बताएं यह सीरीज़ आपको कैसे लगी। यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं सीरीज को आगे बढ़ाया जाए। यदि आपको चैप्टर वाइज डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें बताएं। यदि आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चनों की सीरीज चाहिए तो वो भी आप बताएं, हम उनका पूर्ण रूप से तैयारी करके इस पर अपलोड करेंगे, इस यूट्यूब चैनल पर आपको अवेलेबल कराएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।